हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और राजनीति विज्ञान में हम लोगों ने अभी जो है पिछली क्लास में दूसरे चैप्टर संघवाद का अध्ययन किया था, और इसमें मैंने आप लोगों को प्रारंभिक बातों को बता दिया था, अध्ययन करा दिया था। भाषाई विविधता के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, और उसके बाद फिर हम लोग को आगे की चीजों को पढ़ना है। और आगे की चीजों में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि केंद्र राज्य के बीच में संबंध क्या होता है, और ये संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और इनसे किसी भी देश में क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर और भी चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे गठबंधन सरकार क्या होती है, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि भारत में विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, कैसे की गई थी। फिर भाषा के आधार पर अपने देश में राज्यों का गठन किस प्रकार से किया गया था। इन सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग को देखना है। और उसके बाद फिर एनसीईआरटी की बुक में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको भी हम लोग को देखना है। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आज की देखिए क्लास जो है, हम मेरी जो ये आप लोगों की टीजीटी एनसीईआरटी की क्लास है, ये 12वीं क्लास है। यानी पहले क्लास में सिलेबस के बारे में बताया गया था, बाकी 11 क्लासेस में हम लोग अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। और इन क्लासेस में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको बहुविकल्पी प्रश्न के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। ये क्लासेस जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे और उसका नोट्स भी बनाते हुए चलिए आइए देखते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे की। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए हम लोग को कहाँ से पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखिए भाषा के बारे में पढ़ लिया था कि अपने देश में कौन कौन सी भाषाएं जो है अनुसूचित भाषाएं के रूप में मानी जाती हैं, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध। देखिए केंद्र राज्य संबंध होता है, तो देखिए यह ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी यानी कानून बनाने, कार्यकारी यानी नीतियों को लागू करने, और वित्तीय यानी राजस्व व संसाधन संबंध निर्धारित किए। यानी अपने देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कानून बनाने, नीतियों को लागू करने और राजस्व व संसाधन से संबंधित जो प्रावधान किए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। केंद्र राज्य संबंध भारत में संघीय शासन की रीढ़ है। यानी भारत एक बेहतर संघीय शासन वाला देश है, तो इसका मजबूत कारण क्या है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छा संबंध। इसका उद्देश्य देखिए केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना, उनके बीच सहयोग बनाए रखना, उनके बीच समन्वय बनाए रखना है, ताकि देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी केंद्र राज्य संबंधों का उद्देश्य क्या होता है कि आपस में बेहतर संतुलन बना रहे, समन्वय बना रहे, और देश में सभी लोग सहयोग करके एक दूसरे से देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें, किसी भी प्रकार की कोई टकराहट ना। ठीक है, तो ये होता है केंद्र राज्य संबंध। अब देखिए विशेष राज्य, विशेष राज्य किसे कहते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होती है, तो इनको देखिए किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। विशेष राज्य उन राज्यों को कहा जाता है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक या प्रशासनिक विशेषताओं के कारण कुछ विशेष सुविधाएं या वित्तीय सहायता प्रदान की। यानी ऐसे राज्य जो किसी न किसी मामले में विशिष्ट हैं, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे भौगोलिक रूप से, चाहे प्रशासनिक। तो इनकी इन्हीं विशिष्टताओं की वजह से केंद्र सरकार के द्वारा इनको विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, और वो सुविधा किस प्रकार की होती है, वित्तीय सहायता की, तब इनको कहा जाता है विशेष। ये विशेष राज्य जो होते हैं इन्हें विकास में पिछड़ेपन, कठिन भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती क्षेत्र, घनी जनजातीय आबादी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता और छूट दी जाती है। यानी कि
विकास में पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। इनकी जो भौगोलिक स्थिति होती है बहुत कठिन होती है। ये अपने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित होते हैं। यहाँ की जो आबादी होती है घनी जनजातीय आबादी होती है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इनकी जो हेल्प है सरकार के द्वारा की जाती है। इनको अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है और छूट। विशेष राज्य का दर्जा देखिए अपने देश में कितने राज्यों को मिला था? 11 राज्यों, लेकिन इसको अब वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह पर अब जो है वित्त आयोग के रिपोर्ट के अनुसार इनको सहायता दी जाए, यानी वित्त आयोग जैसा कहता है उसी प्रकार से केंद्र सरकार इनको सहायता प्रदान करे। जब देखिए केंद्र सरकार के द्वारा ये हटाया गया विशेष राज्य का दर्जा, उस समय देखिए कितने विशेष राज्य थे। इसमें देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर इत्यादि जो राज्य थे वो इसी के अंतर्गत आते। ये जो ऊपर के राज्य थे इनको अनुच्छेद यानी आर्टिकल कहिए चाहे अनुच्छेद कहिए, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की सुविधा प्रदान, और जम्मू कश्मीर को 370 यानी आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 2019 में ये अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। वर्तमान में देखिए केंद्र सरकार ने 2015 के बाद यह दर्जा समाप्त कर दिया है और अब राज्यों को सहायता जो है 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दी जाए, यानी 14वां वित्त आयोग जो कहता है। अब देखिए इस समय अपने देश में 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन ये जब किया गया था तो उस समय ये 14वां वित्त आयोग कार्यरत, ठीक है। तो उसने जो सुझाव दिया सरकार को, सरकार ने उसी प्रकार से इन राज्यों को मदद। अब देखिए केंद्र शासित राज्य किसे यूनियन टेरिटरी, ये क्या हो? तो देखिए केंद्र शासित राज्य छोटे, विशेष या रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिन्हें भारत सरकार सीधे नियंत्रित करती है ताकि इनका सुचारू रूप से प्रशासन हो सके। यानी ये जो होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, इनको न तो किसी राज्य में मिलाया जा सकता है न तो एक राज्य के रूप में गठित किया जा सकता है, क्योंकि इनकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कोई उपयोगिता होती है जिसकी वजह से इनको किसी दूसरे राज्य में मिलाया नहीं जाता है, बल्कि इनको उसी प्रकार हूबहू रखते हुए इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो राज्य होते हैं, यहाँ अन्य राज्यों की तरह देखिए अपनी स्वतंत्र सरकार नहीं होती, या फिर होती भी है तो सीमित होती। जैसा कि आप लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में अपने देश में दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री का चुनाव कराया जाता है, यानी वहाँ पर चुनाव होता है और वहाँ पर मुख्यमंत्री को चुना जाता है। पर इन राज्य सरकारों के पास जो है जो शक्ति मिलती है वो राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के माध्यम से शासन करने की शक्ति, ठीक है। यानी इनको पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से शासन करने के अधिकार नहीं दिए जाते, बल्कि इनको राष्ट्रपति के अंतर्गत उपराज्यपाल के अधीन रहते हुए शासन। वर्तमान में देखिए भारत के केंद्र शासित जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान में अपने देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या देखिए 8 है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दूसरा पुडुचेरी है, तीसरा लक्षद्वीप है, चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 5वां दादरा और नगर हवेली दमन दीव है, 6वां चंडीगढ़ है, 7वां लद्दाख है और 8वां जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए अपने देश में 8 जो है केंद्र शासित राज्य। अब देखिए गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ये देखिए गठबंधन सरकार की शुरुआत अपने देश में देखिए 1990 के बाद से। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार, यानी जब किसी एक दल के द्वारा सरकार नहीं बनाई जा सकती है तो वह दल क्या करता है
कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाकर उनका एक संगठन बनाकर और फिर सरकार का गठन करता है और वो लोग मिलकर जो है देश की सरकार को चलाते। अब देखिए भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब शासन और प्रशासन की शक्तियों को केंद्र सरकार से राज्यों और फिर स्थानीय सरकारों यानी ग्राम पंचायत नगर पालिका तक हस्तांतरित कर दिया जाता है ताकि जनता के अधिक निकट जाकर सरकार काम कर सके। यानी जब शासन की शक्तियों का बंटवारा कर विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक केंद्र है, सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित है, लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया गया, कुछ शक्ति बांट दी गई, कुछ शक्तियों को अलग अलग जगह से क्या किया गया, इसका केंद्र जो है बदल दिया गया, केंद्र में परिवर्तन कर दिया गया। तो इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता किसी शक्ति जो है किसी एक जगह केंद्रित नहीं रहेगी बल्कि उसका जो है अलग अलग जगह में केंद्र होगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण से सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथ में सीमित न रहकर जनता के सबसे निकट, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ ही लोगों के अंदर केंद्रित रहेगी और वही जो फैसला लेंगे सबको मानना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि इसका जब विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो कुछ फैसला यहाँ के लोग लेंगे, कुछ यहाँ के लोग लेंगे, कुछ यहाँ के लोग लेंगे, तो इससे को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। इससे देखिए क्या होता है कि लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, देश में समावेशिता आती है और जो शासन करने वाले लोग हैं वो जवाबदेह, यानी उनकी जवाबदेही होती है किसके प्रति, अपने उच्च स्तर की सरकारों के प्रति और जनता के। अब देखिए विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है, विकेंद्रीकरण किस लिए किया जाता है। तो देखिए स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करें, क्यों, क्योंकि जो केंद्र सरकार के प्राधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके पास छोटे छोटे स्थानीय स्थानों की जानकारी नहीं होती। उसके बाद फिर देखिए दूसरा क्या इसका उद्देश्य होता है, जनता की भागीदारी को बढ़ाना, यानी विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है जिससे जनता जो है शासन प्रशासन में भागीदार बनती है। उनके जो स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनके क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और इसमें जनता भी भागीदार बनती है। शासन को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के लिए भी विकेंद्रीकरण किया जाता है। कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों को भी निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता देने के लिए भी विकेंद्रीकरण किया जाता है। यानी जब विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो भी राजनीति में आएंगे, वो भी फैसले लेंगे, वो भी किसी न किसी प्रकार से देश को प्रभावित करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो सहभाग करेंगे अपने देश के विकास में, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए अपने देश में जो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी इसकी जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसमें देखिए 1992 और 1993 में इससे संबंधित कानून पारित किए गए और फिर 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को ग्राम पंचायत और 1 जून 1993 को नगर पालिका का गठन किया गया। इसके पहले देखिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, केवल 2 ही स्तर की सरकारें हुआ करती थी, केंद्र और राज्य सरकार। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया और इस प्रकार से ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन करके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मुख्य विशेषताएं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है और ये कहाँ पर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों। उसी प्रकार से देखिए शहरी क्षेत्रों में भी देखिए नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होता है, ये शहरी क्षेत्र। इसमें देखिए जो आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को आरक्षण देकर सीटों का बंटवारा किया जाए। इसलिए देखिए आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपके क्षेत्र में जो पंचायत का चुनाव होता है तो वहाँ पर सीटें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बार, कभी देखेंगे आप सुनेंगे कि SC सीट है, कभी सुनेंगे ST सीट है, कभी सुनेंगे आप OBC सीट है, कभी सुनेंगे जनरल सीट है। तो ये सब इसीलिए किया जाता है और इन सब क्षेत्रों में 35% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती है।
तो कभी कभी देखेंगे कि महिला सीट भी होती है, तो महिला उम्मीदवार उसमें खड़े होते हैं। यहाँ देखिए स्थानीय चुनाव होता है और हर 5 साल में यहाँ पर नियमित चुनाव कराया जाता है। यहाँ के जो वित्त की व्यवस्था करता है राज्य वित्त आयोग करता है, और यहाँ पर जो निर्वाचन कराया जाता है उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करके उसको जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी यहाँ के जो निर्वाचन का काम भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है, और वित्त का जो कार्यभार है वो राज्य वित्त आयोग के हाथों में होता है। अब देखिए भारत में विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है, इससे क्या फायदा हुआ भारत को। देखिए स्थानीय स्वशासित निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी अब देखिए हर स्थानीय निकाय का चुनाव संवैधानिक तरीके से कराया जाता है और एक प्रकार की बाध्यता होती है। एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव कराया जाता है। निर्वाचित स्वशासित निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इसमें देखिए कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित होते हैं। इसके बाद देखिए हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासित निकायों को देना पड़ता है। यानी राज्य सरकारें अपने आय का, अपने राजस्व का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासन को प्रदान करते हैं, जिससे ये लोग भी अपने क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है। देखिए हर राज्य में ये व्यवस्था जो है एक ही तरह की नहीं होती, हर राज्य की व्यवस्था अलग अलग से होती है। वहाँ पर सत्ता में भागीदारी जो अलग अलग स्तर हैं उनकी भी अलग अलग से होती है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई। तो देखिए भारत में गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था होती है शासन प्रशासन की, उसको क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा पाया जाता है। यानी यहाँ पर 3 स्तर का ढांचा पाया जाता है। 3 स्तरों पर पंचायती राज चलाया जाता है, पंचायती शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसमें देखिए निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद काम करती है। यानी निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव वहां के रहने वाले जो वयस्क नागरिक हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। फिर जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो पंचायत समिति का चुनाव करते हैं और पंचायत समिति के द्वारा फिर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। अब देखिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर देखिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और यह एक तरह की परिषद भी है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष हुआ करते हैं। इनमें जो सदस्य होते हैं वो वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच के नाम से जाना जाता है। इनका चुनाव देखिए गांव में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्तियों के द्वारा कराया जाता है। यह संस्था जो है पूरे गांव के लिए यानी पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसे के कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। तो इस प्रकार से देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था का कार्य होता है। उसके बाद फिर देखिए पंचायत समिति होती है दूसरे, यह कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर गठित की जाती है। इसमें मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी होती है और इसको इस नाम से बुलाया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव देखिए उस इलाके में सभी पंचायत सदस्य करते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया था। और देखिए सबसे उच्च स्तर पे होती है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है।
जिला परिषद में देखिए उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। यानी जिला परिषद में जो पंचायत समितियों के द्वारा चुने हुए सदस्य आते हैं वो तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ उस क्षेत्र के सांसद और विधायक तथा कुछ और भी जिला स्तरीय अधिकारी इसमें सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। जिला परिषद का जो प्रमुख है, इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है, ये सारी बातें थी हमारी जो है ग्राम पंचायतों से। अब देखिए भारत में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था शुरू की गई है, इसमें देखिए अभी भी वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो समस्याएं क्या क्या हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन की कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से देखिए क्या है। पहला है कि ग्राम सभाओं की बैठकें जो है नियमित रूप से नहीं होती है। इनके लिए प्रावधान बनाया गया है लेकिन बैठक नियमित नहीं होती है। दूसरी समस्या देखिए क्या है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थानीय सरकारों को उतने अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उनको अपने अधीन रखा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कर्मचारियों की कमी देखी जाती है, बुनियादी ढांचे की कमी देखी जाती है। बुनियादी ढांचे का मतलब कि उनका कोई ऑफिस नहीं होता है, उनका कोई कार्यालय नहीं होता है, उनको बैठने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, उनकी बैठकें कहाँ पर होंगी ये भी नियमित नहीं होता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर काम कराने के लिए कर्मचारियों की भी कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं होते। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सतत रूप से बने रहते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियों का कुशलता पूर्वक उपयोग अब तक संभव नहीं हो पाया। यानी ये गठित तो कर दिए गए हैं लेकिन अपने फाइनेंशियल पावर को, वित्तीय शक्तियों को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है राज्य सरकारों का दबाव रहता है और ये उन्हीं के दबाव में रहते हुए अपने कार्य करते हैं। तो ये सारी जो है समस्याएं हैं स्थानीय स्वशासन की। अगर इनको सही तरीके से दूर कर दिया जाए तो अपने देश में जो है ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत बेहतर तरीके से विकास किया जा सकता है। कहीं कहीं ये सुविधाएं की भी गई हैं तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार की वजह से जो है कार्य सही तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को देखिए हम लोग आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें मेंशन की गई हैं। एक बार उसको भी देख लेते हैं तो इस तरीके से आपका ये जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे की क्लास में हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार एनसीईआरटी पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे देखिए आपके इस किताब में यहाँ पर एक कॉर्नर में कार्टून के माध्यम से दिया गया है कि संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया। तो देखिए संघीय व्यवस्था किसी भी देश में अपनाने का कारण क्या होता है कि वहाँ के निवासियों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, लोग शांतिपूर्वक बेहतर तरीके से देश को विकास की राह पर ले जाए। तो देखिए बड़े देशों के लिए भी जरूरी है शांति व्यवस्था, किसी भी प्रकार की टकरावट ना हो, और छोटे देशों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में आप लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि वहाँ पर भी कई भाषा समूह के लोग रहते थे। फ्रेंच भी थे, डच भी थे, जर्मन भी थे। तो इन भाषा समूह के लोगों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, इस टकराव को खत्म करने के लिए, विवाद से बचने के लिए बेल्जियम ने इस व्यवस्था को अपनाया था। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि यूरोपियन देश देखिए क्या है कि आपस में कभी टकराव नहीं करते। पहले करते थे वो लोग, लेकिन अब इनमें बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं होता। इसी का परिणाम है कि देखिए इन्होंने एक बहुत बड़े संगठन को बनाया है जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। और इसमें देखिए 27 देश हैं। ये 27 देश एक साथ मिलकर अपनी साझा कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं। इनकी मुद्रा एक है, इनकी जो नीतियां हैं सब एक दूसरे के साथ मिलकर बनाई जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी की वजह से इस बेल्जियम ने इस व्यवस्था को अपनाया था। वहीं दूसरा हम लोग देखे थे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ने देखिए इस व्यवस्था को नहीं अपनाया। इसकी वजह से देखिए वहां पर हमेशा टकराव देखा गया, द्वंद्व देखा गया, विवाद देखा गया, जिससे देश देखिए सही तरीके से विकसित नहीं हो पाया और देश में अब जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इसके वजह से किए गए। ठीक है,
उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दिया है एक छोटा सा कि अधिकार क्षेत्र क्या होता है। तो अधिकार क्षेत्र का मतलब देखिए क्या होता है कि ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है। यानी अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है कि एक एरिया ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई व्यक्ति फैसले खुद से ले सकता है, उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। ये फैसला देखिए किसी क्षेत्र से भी संबंधित हो सकता है या फिर किसी विषय से भी संबंधित हो सकता है। तो ये चीज देखिए हम लोगों ने अभी देखा था पिछले क्लास में कि अपने देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र बांट दिए गए हैं और उन्हीं अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत ये सरकारें अपना कार्य करती हैं। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि इस तरह से कि कुछ नेपाली नागरिक हैं जो अपने देश के संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम देखिए खगराज है, वो देखिए क्या कह रहा है कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। एक महिला है जिसका नाम मीता है, वो देखिए क्या कर रही है कि हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। तीसरा व्यक्ति देखिए है बाबूलाल, वो क्या कहता है, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। उसी प्रकार से देखिए राम गणेश नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है। यानी कह रहा है कि अगर आप भी इसमें शामिल होते तो आप इनमें से किसकी बात को गलत ठहराते और ये संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी किस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। तो जैसे देखिए इसको देखने से पता चल रहा है कि ये जो खगराज है उसको संघीय व्यवस्था के बारे में सही तरीके से पता नहीं है और वो हो सकता है किसी उच्च वर्ग का हो जिसको हमेशा से अधिकार मिलते आए हों। और इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, जिनको अधिकार कम मिले रहते हैं, तो उनको अधिकार दिए जाते हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। तो इस व्यक्ति को आरक्षण नहीं पसंद होगा, वो चाहता है कि मुझे जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार किसी को ना बांटे जाएं, तो इसलिए इसको पसंद नहीं है। दूसरी देखिए महिला जो है कह रही है कि हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं, इसमें संघ की क्या जरूरत है। तो इसको भी देखिए, इसकी भी बात गलत है। चाहे देश बड़ा हो चाहे छोटा हो, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाना और उसमें सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये भी क्या है, इसकी भी बात गलत है। अब देखिए बाबूलाल जो कह रहा है उसकी बात देखिए सही। वो क्या कह रहा है कि तराई क्षेत्र की यदि अगली अपनी अलग राज्य सरकार होती तो वह तराई क्षेत्र के लिए विशेष तौर पे कार्य कर सकती, तराई क्षेत्र के लोगों को स्वायत्तता मिलती, तराई क्षेत्र के लोगों का विकास होता। लेकिन अब क्या है कि केंद्रीकृत सरकार है तो केंद्रीकृत सरकार इनके क्षेत्रों पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से इनका विकास नहीं हो पाता। ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अगर संघीय व्यवस्था होती तो क्षेत्रीय स्तर पर काम बेहतर होता। उसी प्रकार से देखिए राम गणेश क्या कह रहा है कि ये संघीय व्यवस्था मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जिन शक्तियों का उपयोग राजा करता है वो अगर संघीय व्यवस्था होती तो हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उस शक्तियों का उपयोग करता और वो प्रतिनिधि हमारे लिए काम करता, हमारी जैसी जरूरत होती वैसा काम करता। राजा तो अपने फायदे के लिए काम करता है, जनता के फायदे के लिए उतना काम नहीं करता। तो हमारे प्रतिनिधि रहते तो वो हमारे लिए अच्छा कार्य करते। तो इस प्रकार से देखिए जो खगराज है इसकी बात गलत है, अमिता की भी बात जो है संघीय व्यवस्था के प्रति गलत, बल्कि ये दोनों लोगों की जो कमेंट है वो अच्छे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले क्लास में पढ़ ली है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की जो विषय हैं उस पर कौन से लोग कानून बना सकते हैं, कौन से लोग नहीं बना सकते हैं, इनके बीच किस प्रकार से जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। और फिर हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का भी दर्जा दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर देखिए हम लोगों ने जो है केंद्र शासित राज्यों के बारे में भी देखा। मैंने आप लोगों को बताया, जैसे देखिए ये जो होते हैं
कुछ छोटे छोटे आकार वाले क्षेत्रफल होते हैं जिनको किसी स्वतंत्र राज्य के रूप में भी नहीं बदला जा सकता, किसी के साथ शामिल भी नहीं किया जा सकता, और ये रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको अलग रखा जाता है और इनको केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है, ये संविधान की बुनियादी बात है। इन अधिकारों के बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं, यानी इनका जो अधिकारों का बंटवारा किया गया है उसको आसानी से बदला नहीं दिया जा सकता। इसको बदलने के लिए देखिए संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, और किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होगा। 2/3 बहुमत का मतलब होता है कि संसद के दोनों सदनों के जितने प्रतिनिधि वहां उपस्थित होंगे, यानी जितने सदस्य वहां उपस्थित होंगे, उनके 2/3 लोगों के द्वारा उसको मंजूरी प्रदान करनी होगी। 2/3 का मतलब होता है कि 2/3, यानी अगर वहां पर 300 सांसद मौजूद हैं तो 300 सांसदों में से 200 सांसदों के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाना होगा, तब जाके इसको मंजूरी प्रदान होगी। उसके बाद फिर जब संसद में मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद पूरे देश के आधे राज्यों के द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। देखिए लिखा गया है कि फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। तो इतनी कठिन प्रक्रिया के द्वारा संविधान संशोधन होता है, जिसके वजह से इसको बदलना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक कार्टून के जैसा दिया गया है कि अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बना। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कृषि और वाणिज्य जो है राज्य के विषय है, तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उतना वाणिज्य का विकास नहीं हुआ है। तो इन राज्यों को भी कृषि और वाणिज्य में विकसित करने के लिए, और कृषि और वाणिज्य देखिए देश की विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है, तो इन राज्यों को कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में विकसित करने के लिए, केंद्र के स्तर पर प्रयास करने के लिए, केंद्र के द्वारा सहायता देने के लिए कृषि और वाणिज्य मंत्री का केंद्र में जो है नियुक्ति किया जाता है। इससे क्या होगा कि राज्य स्तर पर भी बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकेगा और समग्र रूप से भारत के सभी राज्यों के ऊपर से ध्यान रखा जा सकता है। ऐसे क्या होगा कि राज्य के जो कृषि और वाणिज्य मंत्री वो केवल अपने राज्य पर ध्यान देंगे, लेकिन केंद्र में अगर बना दिया जाएगा तो वो सभी राज्यों पर ध्यान देगा, और कृषि और वाणिज्य का जब विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसमें कुछ बातें दी गई हैं कि आकाशवाणी पर आप न्यूज सुनिए और इसके बारे में फिर रिपोर्ट इकट्ठा करिए। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि पोखरण देखिए क्या है, कहाँ पर है, ये राजस्थान में। तो कहा जा रहा है कि पोखरण जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए राजस्थान में पड़ता है। मान ले कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो देखा था कि जो अधिकार क्षेत्र की 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये देखिए परमाणु परीक्षण जो है केंद्र के अधिकार में आता है, यानी केंद्रीय सूची में आता है। तो केंद्रीय सूची के जो भी विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है, उसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं डाल सकती। तो ये राज्य सरकार इसमें क्या करेगी, रुकावट नहीं दे पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि परमाणु परीक्षण जो है केंद्र सरकार के विषय के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और फिर मैंने आप लोग को बताया भी था कि इन कानूनों में अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो उस पर किसके द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा? केंद्र के द्वारा। तो उसी तरीके से अगर ये सिक्किम में किसी प्रकार की विसंगति देखी जा रही है, केंद्र सरकार उसको पसंद नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार से बिना मंजूरी लिए इसको अपने यहाँ सिक्किम की सरकार लागू नहीं कर सकती। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए तीसरा दिया गया है कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? तो देखिए जो नक्सली मामला होता है किसी राज्य का आंतरिक मामला होता है।
और किसी राज्य का आंतरिक मामला जो होता है राज्य के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसको दबाने के लिए, इसको कम करने के लिए राज्य सरकार अपने पुलिस का उपयोग करती है। और हम लोगों ने देखा था कि पुलिस व्यवस्था भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो इन राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती है, बल्कि उनको सुझाव दे सकती है, सलाह दे सकती है कि बेहतर तरीके से कैसे इसको सुलझाया जा सके। तो इसमें देखिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है, इनको सुझाव दे सकती है, आदेश नहीं दे सकती। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि जब अपने देश को संघीय व्यवस्था में बदला गया था तो उसके पहले क्या स्थिति थी। यानी ये जो भारत का मैप है ये देखिए 1947 का है। इसमें आपको देखने से पता चल रहा होगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से भारत के राज्य हैं उस तरीके से उस समय राज्य नहीं थे। देखिए यहाँ पर देखिए पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, ये बंटवारा के बाद बना था। यहाँ देखिए क्या है कि राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था, कश्मीर कश्मीर ही था, पंजाब, फिर देखिए उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य नहीं थे। यहाँ पर देखिए जो है संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सब एक ही में आते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुजरात था, यहाँ पे बम्बई थी, हैदराबाद था जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना, बम्बई देखिए बाद में महाराष्ट्र बन गया, मैसूर देखिए कर्नाटक के रूप में, मद्रास था पहले, यहाँ पर देखिए जो केरल था वो त्रावणकोर के नाम से था, मध्य प्रदेश देखिए मध्य प्रांत के नाम से था, उड़ीसा, बिहार, जितने नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे सब देखिए असम के नाम से थे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अपना जो पड़ोसी देश बर्मा है, इसके बगल में चीन है, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और सिक्किम देखिए उस समय जो था एक अलग राज घराने के रूप में था, यानी राजशाही शासन था यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए ये स्थिति जो थी अपने देश में आजादी के समय की है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अपने देश में राज्यों को भाषाई आधार पर गठन करने के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। पहले तो देखिए देश का विभाजन हो गया था धर्म के आधार पर, अब देखिए क्या हो गया कि अपने देश में विभिन्न प्रकार की आंदोलन होने लगे अलग अलग राज्यों में, और उन राज्यों में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर अलग राज्य गठित करने की बात उठी। तो भारत के जो नेता लोग थे उन लोगों को इस बात का डर होने लगा कि कहीं हमारा देश फिर अलग अलग टुकड़ों में न बट जाए, इसलिए उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य थे, खास करके आंध्र प्रदेश में जो है आंदोलन बहुत तीव्र रूप से हो गया, और वहां पर देखिए एक वहां के नेता थे जिनका नाम था पोट्टू श्रीरामुलु। ठीक है, पोट्टू श्रीरामुलु जो थे वो चाह रहे थे कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया जाए, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी। और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई, अचानक मृत्यु हो गई, जिससे क्या हो गया कि वहां बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया। तो सरकार को मजबूरी में आकर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया राज्य बनाना पड़ा, और यही भारत में सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए अपने देश में सरकार के द्वारा एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और यह 1953 ईस्वी में गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इस आयोग की अध्यक्षता जो है फजल अली के द्वारा की गई थी। फजल अली जो है उस समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, नेता थे, जिनके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, और इन्होंने फिर जो सरकार को सुझाव दिया उस सुझाव के आधार पर 1956 ईस्वी में इस बात को लागू किया गया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, जिसके तहत उस समय अपने देश में 14 राज्य, पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी जो 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग का सुझाव था उसके आधार पर उस समय अपने देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए। ठीक है, अब देखिए भारत का उस समय का मैप आप लोगों ने देखा और ये इस समय का मैप है, तो इसमें देखिए आपको काफी अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए भारत कई राज्यों में बटा हुआ है और यहाँ कई केंद्र शासित प्रदेश भी। यहाँ पर 28 राज्य और 8 से केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है, और ये मैप भारत के उस 1947 के मैप से काफी अलग। ठीक है, अब देखिए भाषा नीति के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई अभी कि भारत में जो है 22 भाषाओं को
अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है और इन भाषाओं को जो है केंद्र सरकार के किसी भी पद के उम्मीदवार को जो है परीक्षा देने की सुविधा दी जाती है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुना। राज्यों की भी देखिए अपनी राजभाषाएं होती हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। जैसे देखिए अपने उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, हिंदी और उर्दू है, ठीक है। उसी प्रकार उत्तराखंड में देखिए हिंदी और संस्कृत है। तो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं होती हैं और अपने देश में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें एक हिंदी है, बाकी अन्य 21 भाषाएं हैं, जिसके वजह से किसी भी प्रकार का टकराव न हो पाए, ठीक है। ये था हमारा भाषा के बारे में। इसके बारे में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, मैप में मैंने आप लोग को दिखाया था। और यहाँ देखिए ये गठबंधन सरकार का इमेज है। गठबंधन सरकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि गठबंधन सरकार क्या होती है, जब कोई एक दल सरकार का गठन नहीं कर पाता है तो कई क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है और देश को चलाता है। तो गठबंधन सरकार की सिचुएशन देखिए क्या होती है कि जब राज्य शक्तियों में कमजोर होते हैं, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो यहाँ पर देखिए राज्यों को केंद्र से हर बात के लिए सहायता मांग। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है कि ये जो राज्य हैं एक कतार में खड़े हुए हैं और अपने हाथ में कटोरा लेके केंद्र सरकार से अधिकारों की भीख मांग रहे हैं। तो एक प्रकार से ये देखिए व्यंग है। व्यंग किस प्रकार है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार ज्यादा हैं और केंद्र सरकार राज्यों को अधिकार कम दी है, तो इनको अधिकार जो है मांगने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर गठबंधन सरकार की कुर्सी दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए गठबंधन सरकार के जो नेता हैं वो देखिए बड़े से सोफे पे बैठे हुए हैं, बाकी जितने भी गठबंधन करने वाले दल हैं उनके नेता देखिए यहाँ सोफे में अलग अलग जगहों पर दिखाए गए। यानी इसका मतलब क्या है, ये लोग जो है इनके अधीन हैं, इनकी देखिए साथ मिलकर इनकी जो कुर्सी है इतने लोगों से मिलकर बनी हुई है और ये लोग मिलकर जो है देश को चलाते हैं, ठीक है। ये दोनों कार्टून है। अब देखिए भारत की भाषाई विविधता के बारे में हम लोगों ने देखा ही था कि कौन कौन सी भाषा कितने कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा अपने देश में बोली जाती है। देखिए भारत में जो है राज्यों का जो गठन हुआ था उससे संबंधित देखिए एक लेख है जो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था और यह टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 1 नवंबर 2006 को छपा था। इसमें देखिए उन्होंने कहा था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, इसकी बात आज़ादी से पहले गांधी जी और अन्य नेताओं ने भी कही थी और उन्होंने कहा था कि अपने देश में नए प्रांतों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हो पाया, बल्कि देश का ही बंटवारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब देश का बंटवारा हो गया तो बाद में जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजा जी, इनका देखिए पूरा नाम था राजगोपालाचारी, इनको शॉर्टकट में देखिए जो है राजा जी के नाम से बुलाया जाता था। तो इन लोगों के मन में यह आशंका हो गई कि अगर हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो अपने देश के कितने विभाजन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा विभाजन हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर बाद में देखिए भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया गया और कहा जाता है कि भाषा के आधार पर जब राज्यों को गठित किया गया तो यह भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को और मजबूती प्रदान की। यानी इनका जो शक था वो शक सही साबित नहीं हुआ, बल्कि इससे क्या हो गया कि भाषा के आधार पर गठित कर देने से राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार की टकराहट नहीं हुई, टकराव खत्म हो गया और ये लोग एक साथ मिलकर जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा एक व्यक्ति देखिए कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय, तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय जैसे दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। वो अपने आप को गुजराती भी कहता है और गर्व से भारतीय भी कहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो बहुत बड़ी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती, ठीक है। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं किए जा सकते। देखिए कहा गया कि ये विवाद सुखद तो नहीं था लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पर गठन कर देने से एक तरह से नुकसान नहीं हुआ, विवाद खत्म हो गया। भाषावार राज्यों के गठन ने देखिए भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु,
मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती। एक भाषा 14-15 राष्ट्र, यानी अपने देश में अगर इस तरह से नहीं किया गया होता तो अपना देश 14-15 राष्ट्रों में बटा होता। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो ये सब चीजें की एक तरह से बहुत ही कारगर थी। अब देखिए विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, यानी किसी भी देश में शासन को कई स्तरों पे बांट देना। संविधान में देखिए 2 प्रकार के स्तर की बात की गई थी और बाद में इसको त्रिस्तरीय बनाया गया। और मैंने आप लोग को बताया कि जो विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी वो 73वें संविधान संशोधन से शुरू हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी देख लिया कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है कि कैसे कैसे इसका त्रिस्तर बनाया गया है और कौन कौन से स्तर के जो अधिकारी होते हैं कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राजील का भी प्रयोग दिया गया है कि वहाँ पर भी किस प्रकार से विकेंद्रीकरण का उपयोग किया गया और स्थानीय नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए, जिससे वहाँ बेहतर तरीके से विकास हुआ और सभी लोगों ने एक साथ साझेदारी करके देश के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दिया। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पर जो भी फैसला लेना होता है यहाँ पर लगभग कभी 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं और वो लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे किया जाएगा, कैसे पैसे खर्च किए जाएंगे, कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, गरीब बस्तियों के लिए क्या किया जाएगा, अमीर बस्तियों के लिए किया जाएगा, किसको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये सारी चीजें जो कि क्षेत्रीय स्तर पर की यानी संभव हो पाए। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो क्या होता कि कुछ ही क्षेत्रों का विकास होता, बाकी स्थानीय क्षेत्र पिछड़े रह जाते। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में ग्राम पंचायतों के लिए देखिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है और यह संख्या बहुत बड़ी है। इतनी संख्या दुनिया में कई देशों की कुल आबादी के बराबर है। स्थानीय सरकारों को देखिए संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ हमारे देश में लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया गया है। महिलाओं को भी जब इसमें अधिकार दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया, तो उनको भी एक तरह से कहा जाए सशक्तिकरण किया गया। उनको भी अपने फैसले लेने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकारों की उपलब्धता हुई। इसके बावजूद भी देखिए अभी भी कई परेशानियां हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जो पंचायत राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसकी कुछ समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्या हैं? जैसे देखिए इनका चुनाव तो नियमित रूप से होता है, लोग इसमें भाग भी लेते हैं, इनकी बैठक नहीं होती है, इनको वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दी जाती, यहाँ कर्मचारियों की कमी होती है, बुनियादी संसाधनों की कमी होती है। तो ये सारी चीजें जो है इस व्यवस्था से संबंधित। तो देखिए ये चैप्टर आपका आज खत्म हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से हर चीज को समझाने का प्रयास किया। और किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या आपको समझ में आ रही है कि ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एक दिया गया है कार्टून में कि प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं। इसी तर्क से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए, फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है उसको पूरे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहती हैं, जिसके वजह से जिले का शासन जिला परिषद का प्रधान न चला के कौन चलाता है? जिले का कलेक्टर चलाता है। और जिले का कलेक्टर क्या होता है? एक सरकारी अधिकारी होता है जिसको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सरकार इसके माध्यम से नियंत्रण रखती है स्थानीय स्वशासन पर। इसी के वजह से जो है जिलाधीश और जिला कलेक्टर जो है जिले का शासन चलाता है। यानी इससे आपको पता चल जा रहा है कि जिले यानी स्थानीय स्तर पर जो अधिकार हैं सरकारों के, वो पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं है, बल्कि वो केंद्र और राज्यों के अधिकारों में अभी भी है। यानी उस पर नियंत्रण केंद्र और राज्यों का बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनाई गई है अपने देश में, उसका उदाहरण देखिए यहाँ एक कार्टून के माध्यम से दिया गया है। एक बच्चा है, देखिए क्या कर रहा है? अच्छा, तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टियर कोच जैसी व्यवस्था है, मुझे तो सबसे निचला बर्थ ही अच्छा लगता है। यानी जैसे आप लोग देखते होंगे कि ट्रेनों में कहीं भी लोग जाते हैं तो वहां पर देखिए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास,
AC 1 टियर 2 टियर 3 टियर व्यवस्था होती है, ट्रेनों में डिब्बे होते हैं। तो ये कह रहा है कि अपने यहाँ इसी प्रकार की व्यवस्था है, और कह रहा है कि मुझे तो सबसे निचले वाली सीट पे रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से यह कह रहा है, बता रहा है, व्यंग कर रहा है। अब देखिए इसमें अब मेरे हिसाब से तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोग को नहीं बताया। मैंने इस पार्ट से संबंधित जितनी भी बातें थी आप लोगों को सब समझा दी, बता दी। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। इस प्रकार से देखिए आज का ये चैप्टर आप लोग का पूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग MCQ के बारे में पढ़ेंगे, MCQ का अध्ययन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई हों, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक अपने आप को बनाए रखा, धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।